MI एग्रीकल्चर कॉलेज गड़साना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन का लॉस किस तरीके से होता है। तो वो 3 तरीके बताए थे आपको। पहला बताया था लीचिंग लॉस, फिर उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन है, विनाइट्रिफिकेशन और वोल्टेलाइजेशन लॉस। ये 3 तरीके की हानियाँ इसमें होती है। तो पहले क्या हुआ था, लीचिंग लॉस हुआ था। लीचिंग लॉस के अंदर अपन ने पढ़ा था अभी जो जल के साथ है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट या अमोनियम रूप है, वो जल के साथ घुलकर भूमि में नीचे की तरफ जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाती हैं। फिर उसके बाद आता है यह क्षति आर्द्र भूमि में अधिक होती है। आर्द्र यानी नमी युक्त जो भूमियाँ होती हैं उनमें अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण। इसके अंतर्गत क्या आता है, यह जैविक अपचयित क्रिया है जिसमें नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था गैसीय नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड N2O में परिवर्तित हो जाती है। यह क्षति जलमग्न धान के खेतों में सबसे अधिक होती है। जहाँ पे जल भराव वाला क्षेत्र है, जलमग्न क्षेत्र है, उसमें यह लॉस अधिक होता है। फिर उसके बाद आता है वोल्टेलाइजेशन। नाइट्रोजन की अमोनियम NH4+ अवस्था का अमोनिया NH3 में परिवर्तन होना वोल्टेलाइजेशन कहलाता है। अब यह हानि कहाँ होती है, जहाँ शुष्क मृदाओं में यह हानि ज़्यादा होती है। भारत में नाइट्रोजन की सबसे अधिक क्षति इसी क्रिया द्वारा होती है। फिर उसके बाद आता है प्रमुख खाद्य एवं उर्वरकों में उपस्थित तत्वों का विवरण। जो पीछे अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसी के आधार पर जो ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, इनमें कौन से वो उर्वरक हैं और वो कितने कितने प्रतिशत तक नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें पहला है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, NO3 और NH4। यह पौधों को अवेलेबल होता है। इसमें 33 से 34% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट NO3 15.5% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर तीसरा है कैल्शियम साइनाइड, एमाइड फॉर्म में होता है यह, इसमें 21% नाइट्रोजन होती है। सोडियम नाइट्रेट, इसमें कौन सी फॉर्म होती है, NO3, इसमें 16% नाइट्रोजन होती है। फिर उसके बाद है अमोनियम सल्फेट। यह NH4 अमोनिया के रूप में पौधों को प्राप्त होता है और इसमें 20.5% नाइट्रोजन होती है। फिर उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4 के रूप में उपलब्ध होता है और 25.5% इसमें नाइट्रोजन होती है। निर्जल एनहाइड्रस अमोनिया, यह लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है और इसमें 82% नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके अंदर NH4 NO3 फॉर्म होती है और यह 26% नाइट्रोजन उपलब्ध करवाती है। फिर उसके बाद आता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, NH4 NO3 के रूप में 26% नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है जो NH4 के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। गंधक लेपित यूरिया यानी सल्फर कोटेड यूरिया, इसमें 36% नाइट्रोजन होती है। फिर आते हैं इसके बाद फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। इनके अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसके अंदर 16% P2O5, 18.5% कैल्शियम और 12% सल्फर पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्राइमरी के अंदर फॉस्फोरस हो गया और सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट है उनके अंदर कैल्शियम और सल्फर प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है डबल सुपर फॉस्फेट। इसके अंदर 32% P2O5 होता है। फिर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसके अंदर 46 से 48% P2O5 होता है। फिर इसके बाद आता है हड्डी का चूरा, बोन मील्स।
से जो निकलता है हड्डी का चूरा उसमें 20 से 25% P2O5 होता है। रॉक फॉस्फेट के अंदर 20 से 40% यानी 34 लगभग 34% P2O5 होता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर 33 से 40% P2O5 होता है। फिर आता है बेसिक स्लैग, यह 14 से 18% P2O5 होता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 52% P2O5 और 11% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोफॉस्फेट या सुल्फा, इसके अंतर्गत 15% P2O5, 15% नाइट्रोजन और 15% K2O यानी इसमें पोटेशियम भी होता है। अब आता है पोटासिक फर्टिलाइज़र, इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, KCl और MOP, इसमें 60% K2O होता है। पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास SOP, इसके अंदर 48 से 50% K2O और 17.5% सल्फर होता है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्ट पिटर, इसके अंदर 44% K2O, 13% नाइट्रोजन होती है। लकड़ी की राख वुड एश, इसके अंदर 5 से 6% K2O होता है। फिर आगे संयुक्त उर्वरक मिश्रित फर्टिलाइज़र, इसके अंदर आ गया डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, इसके अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 होता है। फिर उसके बाद आता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट MAP, इसके अंदर 11% नाइट्रोजन, 52% P2O5 होता है। नाइट्रोफॉस्फेट, इसके अंदर 15% नाइट्रोजन, 15% P2O5 और 15% K2O होता है। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर 13% नाइट्रोजन, 44% K2O होता है। पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट, इसके अंदर नाइट्रोजन 15%, 30% P2O5 और 15% K2O होता है। NPK मिश्रण जो आता है उसमें 19% नाइट्रोजन और 19% P2O5 और 19% K2O होता है। विभिन्न उर्वरकों व मृदा सुधारकों में गंधक, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा, ये जो भूमि सुधार के लिए जो काम में लेते हैं अपन, जैसे जिप्सम है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इनका जो उपयोग करते हैं भूमि सुधार के लिए, उसके अंदर कितना कैल्शियम और कितना सल्फर और कितना मैग्नीशियम होता है उसके बारे में बताया गया है। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर 19.5% कैल्शियम होता है और 1.5% मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 8.1% कैल्शियम होता है और 4.5% मैग्नीशियम होता है। अमोनियम सल्फेट के अंदर सिर्फ सल्फर 23.70% सल्फर होता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर 15.10% सल्फर होता है। फिर होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसके अंदर 12% सल्फर होता है, 18.5% कैल्शियम होता है और 0.3% मैग्नीशियम भी होता है। पोटेशियम सल्फेट के अंदर 17.8% सल्फर और 0.6% मैग्नीशियम भी होता है। जिप्सम, ये हाइड्रेटेड जिप्सम है जिसके अंदर 18.6% सल्फर होता है और 23.3% कैल्शियम होता है। और जो जिप्सम CaSO4 है उसके अंदर 18.6% सल्फर और 29.2% कैल्शियम होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों युक्त उर्वरक है, उसमें फेरस सल्फेट है, उसमें 19% आयरन होता है। और बोरेक्स है, उसके अंदर 11% बोरोन होता है। अमोनियम मोलिब्डेट है, उसमें 52% मोलिब्डेनम होता है। जिंक सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, यह अवस्था अधिक प्रयोग होती है। 21% जो जिंक है इसमें उपलब्ध होता है। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड, इसके अंतर्गत 33% जिंक होता है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, उर्वरक दक्षता उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी। उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अनुप्रयोग की विधियाँ फसल अंतराल, उर्वरक प्रकार, अनुप्रयोग का समय आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों का वर्गीकरण, सामान्यतः भूमि की अंतिम तैयारी के समय NPK उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में से फॉस्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल डोज के रूप में दी जाती है। शेष नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम व द्वितीय सिंचाई पर देनी चाहिए, क्योंकि जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होते हैं, साथ में धीरे धीरे घुलनशील होते हैं। इसी कारण इनकी बेसल डोज है वो भूमि की तैयारी के समय डाल दी जाती है। फिर उसके बाद आता है सल्फर चूना या डोलोमाइट को भी बुआई या पौधरोपण से पहले
बेसल डोज के रूप में ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। फिर जिप्सम का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करना चाहिए। अब मूंगफली के अंदर फूल आने के समय ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब फूल आते हैं उसके बाद उनके जो प्रोपिंग यानी जो मूंगफली बनने की क्रिया है भूमि के अंदर, तब उनमें जो दाना बनता है वो कैल्शियम की कमी के कारण यानी पूरा परिपक्व नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है। तो फूल आने के बाद जब अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो वो कैल्शियम तथा जो सल्फर मिलता है, सल्फर तेल निर्माण के लिए और कैल्शियम उनके दाने के पूर्ण परिपक्व होने के लिए यूज में लेते हैं। उर्वरकों के अनुप्रयोग को दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। ठोस उर्वरकों के अनुप्रयोग की विधियाँ: छिड़काव यानी ब्रॉडकास्टिंग। मिट्टी की सतह पर समान रूप से उर्वरक के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं यानी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इस विधि से उर्वरकों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या फसल की बुआई या रोपण के समय पर किया जाता है। उसे बेसल अनुप्रयोग कहते हैं। इसमें मुख्यतः एनपीके का प्रयोग करते हैं। यदि खड़ी फसलों में पंक्तियों का ध्यान न रखते उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो उसे टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपरी छिड़काव कहते हैं। इसमें मुख्यतः यूरिया का प्रयोग होता है। साइड ड्रेसिंग में उर्वरकों को खड़ी फसल में पंक्तियों के मध्य प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लेसमेंट संस्थापन। संस्थापन का अर्थ है कि अनुप्रयोग उर्वरकों का अनुप्रयोग मृदा में ऐसी जगह या स्थान पर किया जाए जहाँ से पौधों की जड़ें सरलता से उनको ग्रहण कर सकें एवं पौधों द्वारा दिए गए उर्वरक के अधिकांश भाग का उपयोग हो सके। जो अपने उर्वरक का प्रयोग किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उपयोग करें। फिर उसके बाद आता है प्लेसमेंट की निम्न तरीकों से किया जा सकता है। हल्की तल पर संस्थापन यानी प्लो सोल प्लेसमेंट। हल्की तल पर उर्वरकों का अनुप्रयोग ही हल्की तल पर संस्थापन कहलाता है। यानी जो पोरा मेथड है उसके द्वारा अपन फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं उसको प्लो सोल प्लेसमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है उर्वरकों का गहराई पर डीप प्लेसमेंट। जब उर्वरकों का अनुप्रयोग हल्की कुंड स्तर से गहराई पर किया जाता है वह गहरा संस्थापन कहलाता है। यह विधि धान में अमोनियम सल्फेट को अपचयित क्षेत्र से देने में प्रयुक्त होती है। फिर आता है तीसरा अधो मृदा संस्थापन यानी सब सोइल प्लेसमेंट। उच्च शक्ति चालित मशीनों से उर्वरकों को मृदा की अधोसतह में देना ही अधो मृदा संस्थापन कहलाता है। यह विधि उर्वरक अनुप्रयोग के नम और उप आर्द्र जो क्षेत्र हैं उनमें अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त होता है ताकि उनसे जो वोल्टिलाइजेशन लॉस है वो न हो, साथ में लीचिंग लॉस भी न हो, सीधे ही जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। फिर उसके बाद आता है स्थानीयकृत संस्थापन यानी लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। उर्वरकों को बीज एवं पौधों की मृदा में अवस्थिति के अनुरूप उसके पास में देना ही स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन कहलाता है। इसमें उर्वरकों को बीज से 5 सेंटीमीटर गहरा व 5 सेंटीमीटर साइड में देते हैं। फास्फोरस उर्वरकों को देने की सबसे उपयुक्त विधि है। जैसे कपास के अंदर साइड में जो फॉस्फोर डीएपी का उपयोग करते हैं या एनपीके का उपयोग करते हैं तो वो साइड में उपयोग करते हैं, वो यही विधि है। इस विधि के निम्न प्रकार है। संपर्क संस्थापन यानी कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट। जब उर्वरकों का प्रयोग बीज के साथ किया जाता है वह संपर्क संस्थापन कहलाता है। इसको ड्रिलिंग भी कहते हैं। इस विधि में बीज उर्वरक ड्रिल द्वारा उर्वरकों का अनुप्रयोग किया जाता है। यह अनाजों में फॉस्फोरस व पोटास उर्वरक देने की सबसे उपयुक्त विधि है। पट्टी संस्थापन बंड प्लेसमेंट। उर्वरक का अनुप्रयोग एक संकीर्ण पट्टी के रूप में बीज फसल की पंक्ति के नीचे या एक तरफ करना ही पट्टी संस्थापन कहलाता है। हिल संस्थापन यानी कपास व ट्रांसप्लांटेड पौधों में किया जाता है। रो संस्थापन यानी गन्ना, आलू, मक्का आदि में किया जाता है। फिर आता है इसके बाद थर्ड पॉइंट यानी स्पॉट संस्थापन प्लेसमेंट। इसमें उर्वरक पौधे के
पास में एक छिद्र करके या खाई गड्ढा करके दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग नाइट्रोजन जनित उर्वरकों को बहुत ज़्यादा अंतराल वाली फसलों में देने के लिए किया जाता है, जो जिनकी रो टू रो स्पेसिंग अधिक है उनमें यह विधि अपनाई जाती है। गोली के रूप में संस्थापन यानी प्लेट प्लेसमेंट। इस विधि में रेत उर्वरक यानी जो मिश्रण से बनी गोलियों को फसल की पंक्ति के पास दिया जाता है। यह विधि चावल और जूट की फसल में गहरे पानी वाली दशाओं में उर्वरक देने के लिए काम में लाई जाती है। फिर आता है लिक्विड फर्टिलाइज़र का अनुप्रयोग, वह उनकी विधियाँ। तरल उर्वरकों का प्रयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। स्टार्टर सॉल्यूशन के द्वारा, यानी इनका एनपीके का जो घोल बनाया जाता है, घोल बनाकर पौधों की जो रोपण करने वाली जो जैसे धान के रोपाई करते हैं उस समय इन घोल में डुबोकर, जो ये स्टार्टर घोल बनाया था उसके अंदर डुबोकर रोपण किया जाता है। दाल वाली फसलों में एनपीके 1:2:1 बुआई के समय एक साथ देना भी स्टार्टर कहलाता है। फिर आता है पर्णी छिड़काव, फोलियर स्प्रे के रूप में अनुप्रयोग। इस विधि में उर्वरक को जल में घोलकर वांछित मात्रा का घोल बनाकर छानकर उपयुक्त छिड़काव के माध्यम से खड़ी फसल पर छिड़क दिया जाता है। स्थूल मेजर पोषक तत्वों वाले उर्वरकों को स्प्रे विधि द्वारा अनुप्रयोग किया जा सकता है। इसमें यूरिया व सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सीधा अनुप्रयोग, पोषक इंजेक्शन विधि। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर लगभग 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव से इंजेक्ट किया जाता है। उदाहरणार्थ एनहाइड्रस अमोनिया जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। फिर आता है फर्टिगेशन, सिंचाई। जब सिंचाई करते हैं उसके साथ जो फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है वो फर्टिगेशन कहलाता है। इसको आमतौर पर बूंद बूंद सिंचाई के साथ काम में लिया जाता है। फर्टिगेशन उर्वरकों, मृदा सुधारकों एवं अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अनुप्रयोग है। फर्टिगेशन में पौधों को चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाने, स्पून फीडिंग के रूप में जाना जाता है। केमिगेशन, इसके द्वारा रसायनों का अनुप्रयोग सिंचाई प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के साथ जैसे और स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके द्वारा किया जाता है। फर्टिगेशन के लाभ, पौधे के जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक अनुप्रयोग की सुरक्षित विधि है। इसमें उर्वरकों जड़ों के पास दिया जाता है जिससे उर्वरक प्रयोग क्षमता यानी जो फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। साथ में समय, श्रम व धन की बचत होती है। मृदा सतह से पोषक तत्वों की कम मात्रा में हानि जैसे नाइट्रोजन की वाष्पीकरण हानि है वो कम होती है। फिर आता है फर्टिगेशन में उर्वरकों का प्रयोग। फर्टिगेशन में नाइट्रोजन सबसे उपयुक्त जैसे कौन सा फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, एनपीके 1919 है, 1261 है एंड 0051 है। जिसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब है इसमें 51% K2 है और इसके अंदर K2 नहीं है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% क्या है, फॉस्फोरस है। इसके अंदर तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उपलब्ध है। पोटाश, सल्फर व सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों DAP, SSP का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए फर्टिगेशन के अंदर, क्योंकि इनका डिप्लेसमेंट करेंगे तभी तो ये जल के संपर्क में और मिट्टी के संपर्क में आएंगे, तब ये घुलनशील अवस्था में पौधों को प्राप्त होंगे।